राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बदकिस्मती। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन से ही बहुत दुखी और सताई हुई थी। इस लड़की का नाम निशा है। निशा आज खाली सड़क पर एक किनारे से भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और उसे पकड़ सकते थे। वह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह और ज्यादा भाग सके। वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वह सड़क के किनारे पर बैठ गई। इतना ज्यादा भागने से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह एक कदम भी आगे चल सके, क्योंकि उसने अभी 3 घंटे पहले ही उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसे अपनी नन्ही सी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था। इसीलिए वह अस्पताल से भाग आई थी। आम हालत में तो यह सोचना नामुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से वह गुजर रही थी उसमें उसे यह सब करना ही पड़ा। निशा एक अनाथ लड़की है। उसके चाचा और चाची ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। उसके चाचा तो उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची के लिए वह सिर्फ बोझ थी। चाची उससे पूरा दिन काम करवाती और फिर सबके खाना खाने के बाद जो खाना बचता था वही उसे खाने के लिए देती थी। एक दिन उसकी चचेरी बहन को कुछ लोग देखने आए और उसकी शादी तय हो गई। लेकिन मंगनी के समय उसकी चचेरी बहन की जगह उसका रिश्ता मांगा जाने लगा। इस बात से चाची बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने उस रिश्ते को ही तोड़ दिया। और फिर चाची का गुस्सा निशा के ऊपर फूट पड़ा। निशा की जिंदगी तो पहले ही दुखों से भरी हुई थी, अब उसकी तकलीफें और बढ़ गई थी। उसकी चचेरी बहन का रिश्ता टूटने की सजा उसकी चाची ने निशा को दी, क्योंकि वह निशा को ही इसका जिम्मेदार मान रही थी। चाची ने उसे बालों से घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया और पूरा दिन कुछ भी खाने पीने को भी नहीं दिया। उसके चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची के सामने उनकी एक नहीं चल पाती थी। अगले दिन चाची ने उसे कमरे से बाहर निकाला और एक दुल्हन का जोड़ा उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। निशा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह तो बस अपनी चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक जानकार महिला रहती थी। चाचा ने उनसे पैसा लेकर निशा को उन्हें बेच दिया और उस महिला ने अपने बड़े बेटे विनय के साथ निशा की शादी करवा दी। निशा चाची के टुकड़ों पर पलने वाली थी, इसीलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही उसकी इतनी औकात थी कि वह अपनी चाची से सवाल कर सके कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वह कैसा है और कौन है। उसे तो यह तक नहीं पता था कि उसे बेचा गया है, इसीलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे उसने सर झुका दिया। वह अपने चाचा के गले मिलकर बहुत रोई। तब चाचा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था और कहा कि जाओ बेटा, तुम खुश रहो। और फिर निशा विनय की दुल्हन बनकर विनय के घर आ गई। निशा को लगा कि विनय के रूप में उसे बहुत बड़ा सहारा मिल गया है और जो उनके माता पिता है वह मेरे माता पिता की कमी को पूरा कर देंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रिश्ता भी उसके जीवन को अंगारों से भर देगा। विनय घर के सबसे बड़े बेटे थे। विनय अपने घर में सबसे बड़े होने के कारण उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। उनकी 6 भाई बहन और थे, 3 बहनें और 3 भाई। न वह सोच रही थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूं, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। वह तो इस घर में नौकरानी बनाकर लाई गई थी।
शादी की पहली रात विनय ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर वादा किया था कि वह उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा और उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। वह पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत उस पर लुटाता रहा। निशा को ऐसा लगा जैसे उसकी बंजर जमीन पर ठंडी ठंडी फुहारें पड़ रही थी, लेकिन यह खुशी भी उसे ज्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी उसका दामन खाली ही था। खुशियां इस बार भी उसके पास आते आते रह गई थी। उसे अपनी औकात अगले दिन ही समझ आ गई, जब सुबह सुबह उसकी सास ने उसके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटकाया। दरवाज़ा खोलते ही वह उसम पर बरस पड़ी और वह घबराई सी अपनी सास का मुंह देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझ पर आग बरसा रहा हो। उसके कान सुन्न हो गए थे। तभी उसके कानों में सास की आवाज़ पड़ी, बहरी है क्या? सुनती नहीं मैं क्या कह रही हूँ? मैं तुझे अय्याशी करने के लिए नहीं लाई हूँ। तुझनाथ को मैं खरीद कर इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरे घर का सारा काम संभाल सके, और वह भी बिना जबान हिलाए। मैं तुझे इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से लाई हूँ। बहुरानी बनने की कोशिश मत करना। 8 बजने वाले हैं और तू महारानी अभी तक सो रही है। तेरी चाची ने तो यह कहकर तुझे हमारे गले बांध दिया था कि तू बहुत मेहनती है और सारा काम बिना चून चपड़ के कर लेती है, लेकिन तेरे लक्षण देखकर तो ऐसा नहीं लगता। निशा आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। उसे समझ आ गया था कि मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला है। उसे समझ आ गया था कि उसकी परेशानियों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही निशा कमरे से बाहर निकली, उसकी ननद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सिर्फ मेरी माँ की सुनता है और किसी की नहीं। तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई हो तो नौकरानी बनकर ही रहना। वैसे भी ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाए। ननद सीधे साफ शब्दों में उसे धमका रही थी कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो चली जाओ वहां जहां से निकल कर आई हो। निशा वहां से चुपचाप किचन में चली गई। उसकी आंखें लगातार आंसुओं से भीग रही थी। वह जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में विनय उठकर आए। उन्होंने उसे उसी तरह काम करते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। निशा का दिल टूट कर रह गया। वह समझ गई कि उसकी पूरी जिंदगी अब ऐसे ही ताने सुन सुनकर और लोगों की नौकरी बजाते हुए निकलनी है। लेकिन पता नहीं क्यों विनय को देखकर उसने एक उम्मीद बांध ली थी, लेकिन उसकी यह उम्मीद भी टूट गई थी। निशा की ननद ने ठीक ही कहा था कि विनय अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है। विनय अपनी माँ की हर झूठी सच्ची बात पर विश्वास कर लेता था। निशा ने कई बार अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विनय उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। वह तो बस अपनी माँ की ही सुनते थे। इसीलिए निशा ने फिर बोलना ही छोड़ दिया। सुबह से शाम तक वह पागलों की तरह काम करती, और जब देर रात हो जाती तो विनय अपना प्यार बरसाने के लिए तैयार बैठे होते। लेकिन उस समय उसे विनय का प्यार एकदम बिना मतलब का लगता था। उसका रवैया देखकर विनय भी करवट लेकर सो जाते थे। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी उसकी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो उसे अंदर तक सुकून दे गया। काफी दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन उसकी सास उसे डॉक्टर के पास तक नहीं ले जा रही थी। अचानक एक दिन वह बुरी तरह चक्कर खाकर गिर गई, तो मजबूरी में उसकी सास को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने निशा का चेकअप किया और बताया कि वह मां बनने वाली है। इस खबर ने उसके अंदर एक नई जान फूंक दी। वह खुशी से पागल हो रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी
कि यह खुशखबरी जब मैं विनय को सुनाऊंगी तो वह कितना खुश होंगे। लेकिन उसकी खुशी पल भर में ही मिट्टी में मिल गई जब उसकी सास ने कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सास की बात सुनकर निशा का दिल बैठ गया। लड़का या लड़की देना तो भगवान की मर्जी है, इसमें वह क्या कर सकती थी। लेकिन वह इतना जरूर जानती थी कि अगर मेरी सास को लड़का चाहिए तो लड़की होने पर वह मेरे बच्चे को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। उसकी सास ने उसकी सबसे बड़ी खुशी को सबसे बड़े दुख में बदल दिया। वह दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। उसने कई बार इस बारे में विनय से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि जो होगा देखा जाएगा। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हें बेटा ही दे। कभी कभी विनय की बातों पर उसे हैरत होती कि वह पढ़े लिखी होने के बावजूद भी सही और गलत में फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं। विनय को अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में उसके साथ क्या क्या होता है और उसके ऊपर क्या क्या जुल्म किए जाते हैं। उनकी माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। उसके बाद भी वह निशा के लिए अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजर रहा था और 6 महीने बीत चुके थे। यह 6 महीने निशा ने रो रो कर काटे थे। वह रो रो कर भगवान से दुआएं मांगती थी कि भगवान जब मेरी बेटी होगी तो उसकी रक्षा करना, क्योंकि यह लोग उसके साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसकी रक्षा करना, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता है कि मुझे बेटी ही होगी। लेकिन फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक पक्का फैसला किया कि अगर भगवान ने मुझे बेटी दी तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। उसे विनय से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह तो अपनी माँ की हर बात पर सर झुका देते और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था। जब उन्होंने मेरे लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो अपनी बेटी के लिए क्या उठाएंगे। इसी तरह निशा ने 9 महीने पूरे कर लिए, लेकिन अभी भी वह घर के पूरे काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक घर के पूरे काम करती और फिर थक कर चूर हो जाती। खाने पीने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था, जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं हुआ तो ऐसे ही सो गई। कभी कोई प्यार से खिलाने वाला नहीं था कि उठो और खाना खा लो। विनय को कभी कभी अपनी नौकरी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था और उन्हें वहां कई दिन लग जाते थे। इसी तरह एक दिन विनय अपने काम से बाहर गए हुए थे, तभी उसे लेबर पर शुरू हो गया। उसने अपनी सास को बताया तो सास कहने लगी, जा पहले जाकर सारे कपड़े और बर्तन धो ले, उसके बाद मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। निशा हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके कपड़े और बर्तन धोए। उसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तब उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहां जाकर निशा ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने उसे बताया कि तुमने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है तो निशा बहुत डर गई और वह उस नर्स के हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स हैरान होकर देखने लगी, क्या बात है। तब उसने नर्स को सारी बात बता दी। उसने कहा, मुझे यहां से भगा दो, नहीं तो मेरी सास मेरे बच्ची को मार डालेगी। वह नर्स बहुत ही रहमदिल और प्यारी थी। उसने उसे एक चादर दी और बच्ची को कंबल में लपेटकर उसकी गोद में देकर कहा, तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को आधा घंटा रोक लूंगी। उसके बाद निशा ने उस नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भागकर भागते भागते सड़क पर आ गई।
भागते भागते वह इतना ज्यादा थक चुकी थी कि सड़क के किनारे बैठ गई। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी और बूढ़ी औरत निकले और वह उसके पास आकर कहने लगे, बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें कुछ चाहिए? क्या परेशानी है तुम्हें? निशा ने उनसे कहा कि मुझे एक छत चाहिए जहां मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूं। वह अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाकर रोए जा रही थी। उन बूढ़े बूढ़ी को निशा पर तरस आ गया और निशा की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वह उससे कुछ ज्यादा सवाल जवाब करते। इसीलिए वह निशा से कहने लगे, बेटी तुम हमारे साथ चलो, हम अपने घर में अकेले रहते हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, जहां तुम इज्जत से अपनी जिंदगी जी सकती हो। निशा के लिए वे लोग बिल्कुल अनजान थे। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। इसलिए अपनी किस्मत से समझौता करके वह चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, कम से कम इस जिंदगी से तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी हो सके। उसके बाद वह उन लोगों के साथ उनके घर आ गई। वह घर क्या था, एक आलीशान बंगला था। सिर्फ वही दोनों घर में रहते थे और नौकरों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने निशा को और उसकी बेटी को एक अलग से कमरा भी दे दिया रहने के लिए और उससे कहा, बेटा तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारे 2 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटा विदेश में रहता है, जो कभी कभी ही हमसे मिलने आता है, और एक बेटे की मृत्यु हो चुकी है। माँ बाबूजी ने निशा की बेटी का नाम सोनी रखा, क्योंकि उसकी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी गोरी चिट्टी। वह बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रह रही थी। वे लोग उसकी बेटी को बहुत प्यार करते थे। पूरा पूरा दिन उसकी बेटी को गोद में खिलाते रहते। निशा ने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था और वह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग गई। फिर माँ बाबूजी ने कहा कि तुम्हारी बेटी को यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। निशा को हैरानी होती थी कि मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मुझे सच्ची मोहब्बत कभी भी नसीब नहीं हुई, और मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। निशा भी अब माँ बाबूजी की बेटी बनकर उनका ख्याल रखती, उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखती थी। उनकी सेवा करके उसे खुशी मिलती थी और वह निशा को दुआएं देते नहीं थकते थे। कहते थे, पिछले जन्म में जरूर हमने कुछ पुण्य किए होंगे जो तुम हमें मिली। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अब उसकी बेटी 1 साल की होने वाली थी। तभी बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर पर लग गए। निशा दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। एक बार बाबूजी उसका हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटी निशा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है और तुम्हारी बेटी को भी मैंने गोद में खिलाया है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम बेसहारा हो जाओ। मेरी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी अपने बेटे से कर दूं। फिर तुम और सोनी हमेशा इस घर में रहोगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर निशा की बोलती बंद हो गई। वह तो शादीशुदा थी और भला उनके बेटे से कैसे शादी कर सकती थी? वह अभी विनय की पत्नी थी। निशा ने मना करने की इरादे से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नजरें उस पर टिकी हुई थी। वह मना करते करते चुप हो गई। वह सोचने लगी कि मैं एक बीमार इंसान का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ। उसने सोचा कि जब उनका बेटा आ जाएगा
तब उनसे ही बात करूंगी कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा पति जिंदा है। मुझे यकीन है कि वह मेरी बातों को जरूर समझेगा और अपने माता पिता को भी समझा देगा। निशा की एखा ने उन लोगों के अंदर जान फूंक दी थी। वे लोग कितनी खुशी से शादी की तैयारी कर रहे थे और वह हैरान थी कि उसकी एखा ने उन दोनों के जीवन को फिर से जीने की राह दिखा दी थी। वह अब ठीक हो रहे थे, लेकिन निशा का एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। आज घर में बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने पूरे घर को चमका रखा था, क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। निशा माँ बाबूजी के साथ बैठी थी। सोनी उनके बीच खेल रही थी कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। मांजी बोली, मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही निशा के रोंगटे खड़े हो गए। अरे यह तो विनय है। लेकिन विनय इनके बेटे कैसे हो सकते हैं? निशा के सिर पर आसमान गिर पड़ा था। विनय भी निशा को वहां देखकर हैरान हो गया था। निशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक बिजली की तेजी से सोनी की ओर बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर मेरी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। विनय तेजी से निशा की तरफ बढ़ रहे थे और कह रहे थे, निशा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। विनय जितना निशा के पास जा रहे थे, निशा उनसे उतना ही दूर जा रही थी। विनय के अंदाज में बेचैनी थी, बेताबी थी, और वह अपनी बेटी से मिलने को तड़प रहे थे। लेकिन निशा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो डर के मारे थर-थर कांप रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि विनय से कभी इस तरह सामना होगा। उसके दिमाग में यही बात थी कि विनय मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे। विनय निशा से बार बार पूछ रहे थे कि निशा तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज डरो मत, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वे दोनों उस वक्त यह भूल गए थे कि उनके अलावा कमरे में बाबूजी और मां भी हैरत से कभी निशा को तो कभी विनय को देख रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। विनय बोला, निशा जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूं मैं। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगली ही खबर ने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया कि तुम मेरी बेटी को लेकर फरार हो गई हो। मुझे माँ ने बताया था कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था तुम किसी के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई हो। विनय सोनी को गोद में लेकर खिलाना चाह रहे थे। वह उसके लिए मचल रहे थे, लेकिन निशा अभी डर रही थी और सोनी को सीने से चिपकाए खड़ी थी। वह विनय पर कैसे भरोसा कर लेती, जिन्होंने 1 साल तक उसके हक के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई थी। फिर वह कैसे भरोसा कर लेती कि आज उनकी मोहब्बत उनकी बेटी के लिए जाग उठी है। वह तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाले बेटे थे, और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था। बाबूजी सब देख रहे थे और उन दोनों से बार बार पूछ रहे थे कि बेटा यह सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़रों में वह विधवा थी और वह भी जानना चाहती थी कि विनय उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने सोनी को निशा की गोद से ले लिया था और अपनी गोद में बिठा लिया था। फिर धीरे धीरे सारी गुत्थी सुलझती चली गई। बाबूजी के 2 बेटे थे, इसीलिए बचपन में उनके चाचा चाची ने विनय को गोद ले लिया था, क्योंकि उनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। विनय को गोद लेने के बाद उनके घर में बच्चों की लाइन लग गई।
और उनके घर में 6 बच्चे और हो गए, 3 लड़के और 3 लड़कियां। विनय के जो बड़े भाई थे वह माँ बाबूजी के साथ ही रहते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब माँ बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने भाई से कहा कि अब विनय को मुझे दे दो। तुम्हारे घर में तो भगवान की कृपा से 6 बच्चे हैं। लेकिन विनय की चाची एक लालची औरत थी और उनकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। इसीलिए वह विनय के जरिए बाबूजी से पैसे लेती रहती थी और उन्होंने विनय को कभी भी माँ बाबूजी के पास नहीं आने दिया और उसे अपने काबू में करके रखा। चाची उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थी और वह जब भी माँ बाबूजी के पास जाते तो खूब सारे पैसे लेकर आते थे। विनय चाची से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसने बचपन से ही चाची को अपनी माँ के रूप में देखा था, इसलिए उनकी सारी बातें मानते थे। एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी कि विनय की पढ़ाई के लिए मोटी रकम की ज़रूरत है। बेटे की पढ़ाई की बात सुनकर बाबूजी ने एक मोटी रकम चाची को दे दी थी, लेकिन चाची ने उस रकम को अपने ऊपर खर्च कर लिया और विनय को वैसे ही छोटे-मोटे स्कूल में पढ़ाते रहे। और माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा तो विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई कर रहा है, वहीं नौकरी कर रहा है। लेकिन उनका बेटा तो यही कोई छोटी-मोटी नौकरी करता था। विनय ने भी अपने माँ बाप को यह बात नहीं बताई थी क्योंकि उसे लगता था कि यह जानकर उन्हें दुख होगा। वह कभी साल 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता था और उन्हें लगता था कि वह विदेश से आया है। इस वक्त भी विनय चाचा के घर से ही अपने माँ बाबूजी से मिलने आया था, लेकिन निशा और अपनी बच्ची को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका। इसीलिए सारा भेद खुल गया। विनय ने बताया कि जब तुम बच्ची को लेकर अस्पताल से भाग आई थी तो उस दिन मैं बहुत रोया था। मैं तो अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ है और मैं कितना गलत था कि तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले पाया। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और 1 साल में मुझे तुमसे शायद मोहब्बत हो गई थी कि उस बात का एहसास तुम्हारे जाने के बाद हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और बच्ची के लिए बहुत तड़पता था कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जाओ तो तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। माँ बाबूजी ने निशा को सीने से लगा लिया। कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू थी। उन्होंने सोनी को भी खूब प्यार किया। सोने के लिए उनके प्यार में पहले से भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो सोनी उनकी अपनी पोती थी। इसीलिए विनय से कहा, तुम चाहो तो अपने चाचा चाची के साथ रह सकते हो, लेकिन निशा और सोनी हमारे साथ ही रहेंगे। हम दोनों अब इनसे दूर नहीं हो सकते। विनय बोले, नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे अब इन दोनों की तकलीफ का एहसास भी है। और बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले हो गए हैं। चाचा और चाची के पास तो भगवान की दुआ से बहुत औलाद है, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हैं। चाचा अपने बच्चों के साथ खुश रह लेंगे और मैं अब आपके साथ ही रहूंगा और अपनी बीवी और बच्ची को भी अपने साथ ही रखूंगा। विनय ने निशा से माफ़ी मांगी और निशा ने भी विनय को माफ़ कर दिया, क्योंकि विनय की वजह से ही उसे इतने प्यार करने वाले सास ससुर मिले थे, जो उसे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करते थे। अब निशा की फैमिली पूरी हो चुकी थी। एक प्यार करने वाले पति और एक प्यारी सी बेटी, उसे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए था। सच कहते हैं, भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन वह हमारी परीक्षा लेते हैं और अगर हम उस परीक्षा पर खरे उतरते हैं तो उसका हमें फल भी जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आप आगे भी इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।